नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। आर्यन खान को आज भी नहीं मिली जमानत, कल फिर होगी सुनवाई। नवाब मलिक ने चिट्ठी के जरिए समीर वानखेड़े को घेरा, वसूली का आरोप। किरण गोस्वामी के साथ तस्वीरों से घिरे समीर वानखेड़, उठे सवाल। बिना सबूत ही बताया था दिशा रवि को राजद्रोही, अब केस बंद करने की तैयारी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की धमकी के बाद डाबर ने वापस लिया विज्ञापन, मांगी माफी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। और सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्या आज जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे केस की सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। कल 3 बजे दोबारा सुनवाई होगी, यानी कि आज भी आर्यन खान जेल की सलाखों के पीछे ही रहेंगे। 18 दिन से ज्यादा हो गया है, आर्यन खान अभी भी जेल में है। और जिस तरीके का हलफनामा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कल दिया था, उसके अगर आप उस पर नजर डालें तो एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हमेशा से आर्यन की जमानत का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अभियुक्तों को किसी भी कीमत पर जमानत न दी जाए और उन्होंने कोर्ट से इसको लेकर गुजारिश की है, हलफनामा इस पर दायर किया है। एनसीबी ने यह कहा है कि शाहरुख खान की जो मैनेजर है पूजा ददलानी, वो लगातार गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर आर्यन खान को छोड़ दिया जाएगा तो वो विदेश में पहले पड़ चुके हैं, वो विदेश चले जाएंगे और उसके बाद इस कार्रवाई को करना मुश्किल हो जाएगा। और गवाहों के बयान को बदलने का दबाव डाला जा रहा है। साथ में इसका जो एग्जाम्पल है वो प्रभाकर सैल का उदाहरण दिया गया है और उन्होंने कहा है कि जो प्रभाकर सैल का एफिडेविट है उसे अदालत को खारिज कर देना चाहिए। साथ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यह भी कहा है कि उनके अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है, उन पर अलग अलग केस में उनको फंसाया जा रहा है, उनके अधिकारियों को। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अरबाज मर्चेंट ने जिस ड्रग पेडलर से चरस खरीदी थी, उसी ड्रग पेडलर के संपर्क में आर्यन खान भी थे। तो ये तमाम तरीके के आर्ग्यूमेंट्स एनसीबी के तरफ से आए थे। लेकिन जिस तरीके की बहस आज कोर्ट रूम में दिखी थी, काफी भीड़ थी, मीडिया का बहुत जमावड़ा था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी बीच में हुआ, पुलिस को बुलाया गया, तो एक बहुत ही रोचक हियरिंग थी। और आज एक बड़ी बैटरी लाइनअप थी आर्यन खान के लिए, और जिसमें कि आज मुकुल रोहतगी ने, जो फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने आज आर्यन खान के केस की पैरवी की और जिन मोटे मोटे पॉइंट्स को आज मुकुल रोहतगी ने सामने रखा वो आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। उन्होंने एक सिरे से सबसे पहले कहा कि एनसीबी या अभियोजन पक्ष से उन्हें कोई भी शिकायत नहीं है, यानी कि उनके क्लाइंट को कोई शिकायत नहीं है और जमानत का ये एक उपयुक्त मामला है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि 20 दिन से आर्यन खान जेल में है और अगर वो इतने बड़े परिवार से नहीं होते तो आज यहाँ कोर्ट में इतनी हलचल नहीं होती। और चैट्स, जो व्हाट्सएप चैट्स का उल्लेख एनसीबी ने किया है, मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन चैट्स को साबित करना होगा। उन्होंने कहा कि अरबाज खान के कंट्रोल में आर्यन खान नहीं थे तो फिर कॉन्शियस पोजेशन का मामला सामने नहीं आता है। और कई और इससे कॉन्शियस पोजेशन के जुड़े हुए जो जजमेंट्स की कॉपी थी वो उन्होंने अदालत को सौंपी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पोकर गेम खेल रहे थे इसमें जो बच्चे थे, और ये पुरानी चैट्स हैं जिनका एनसीबी ने हवाला दिया है। और साथ में उन्होंने कहा कि आर्यन खान किसी भी ड्रग रैकेट में इनका नाम नहीं है और एनसीबी के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे ये पता चले कि आर्यन खान ड्रग्स की फाइनेंसिंग करते थे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बयान है कि आर्यन खान ड्रग्स का सेवन करते थे, ये एक ट्रायल का मुद्दा है और इसे कोर्ट में साबित करना होगा। और साथ में उन्होंने ये कहा कि आर्यन खान का कोई भी कनेक्शन जो बाकी 20 अभियुक्त हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। द ओनली पर्सन आर्यन खान न्यू वॉज अरबाज मर्चेंट। और साथ में समीर वानखेड़ को भी मुकुल रोहतगी ने घेरा और उन्होंने कहा कि कल उन्होंने कहा था कि जो एक पॉलिटिकल फिगर है नवाब मलिक की ओर इशारा करते हुए कि ये उनकी वजह से हो रहा है, आज वो आर्यन खान को उन्होंने खींच लिया है। और साथ में मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन खान से कोई रिकवरी नहीं हुई है, कोई जब्ती नहीं हुई है ड्रग्स की।
साथ में उन्होंने कहा कि देयर इज नो केस ऑफ कंजम्पशन, पोजेशन और सेल, यानी कि ना उन्होंने ड्रग्स को बेचा है, ना उनके पास से ड्रग्स मिली है और ना ही कोई ऐसी रिकवरी है। और 6 ग्राम की एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, एक छोटी क्वांटिटी है, और आर्यन खान को इसके चलते गलत केस में फंसाया जा रहा है, साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये सारी बातें आज उन्होंने कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान के फेवर में कही है। और साथ में ये भी कहा है कि जो क्रूज पार्टी थी उसमें पार्टी होने से पहले ही आर्यन खान को पकड़ लिया गया है और अरबाज खान ने पहले ही कह दिया था कि ड्रग्स को प्लांट किया गया है। तो यानी कि गलत तरीके से आर्यन खान को फंसाने की कोशिश की गई है, उनकी जो गिरफ्तारी है वो भी गलत हुई है। अब कुल मामला अब जाकर सबकी निगाहें अब कल 3 बजे कोर्ट की हियरिंग में दोबारा टिकी होंगी। तो जिस तरीके से जमानत के लिए लोग लड़ रहे हैं और बेल आपका एक मौलिक अधिकार है, उससे महरूम है आज आर्यन खान, और इतने दिन बाद भी आज उन्हें जमानत नहीं मिली है। तो आज आर्यन खान को किस सजा को वो भुगत रहे हैं? क्या वो एक सेलिब्रिटी के बेटे हैं? क्या उस सेलिब्रिटी यानी कि उनके पिताजी को निशाने पर रखने के लिए क्या आज आर्यन खान को सजा भुगतनी पड़ रही है? लेकिन सवाल ये उठता है कि 23 साल का आर्यन खान, जिसके आगे एक उज्जवल भविष्य है, आज उसे बेल नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो एनसीबी के निशाने पर है और उसे अपने मौलिक अधिकारों को एग्जीक्यूट करने की अनुमति नहीं मिल रही है। और कोर्ट्स के सामने और भी कितने सारे ऐसे मामले हैं, लेकिन क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है, सबकी आंखें सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस देश में बेल मिलना कितना मुश्किल हो गया है, और इसको लेकर बार बार सवाल खड़े किए गए हैं कि आप एक व्हाट्सएप चैट्स के बेसिस पर जब आपके पास से ड्रग्स नहीं मिली तो क्या आप एनडीपीएस कानून का, यानी कि जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स एक्ट है, आप उसका क्या बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं? किस लिए? क्योंकि जो रसूख वाले लोग हैं आप उनको इजीली टारगेट कर सकें, उनको गलत केस में फंसा सकें। तो ये पूरा मामला आज इतने दिनों से जूझ रहे हैं। लेकिन यही बेल जब अर्नब गोस्वामी की बेल थी तो उनको कितनी जल्दी से बेल मिल गई थी। तो आप कंपैरिजंस यहां पर देख सकते हैं कि चयनात्मक तरीके से भी लोगों को बेल मिलती है। किसी को बेल बहुत जल्दी मिल जाती है और किसी को लंबा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन बेल एक मौलिक अधिकार है और एक व्हाट्सएप चैट्स के बेसिस पे जहां पर ड्रग्स की कंजम्पशन नहीं है, सेल नहीं है, रिकवरी नहीं है, तब आप एक अभियुक्त को कैसे जेल की सलाखों के पीछे रख सकते हैं? बेल कब मिलेगी कल देखना होगा जब 3 बजे ये हियरिंग रिज्यूम करती है। लेकिन जिस तरीके से हलफनामा दायर हुआ है उसके बेसिस पे लगता है कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसकी जो मंशा है वो बिल्कुल कड़ी है कि वो आर्यन खान को बेल नहीं देना चाहते हैं। अब पूरी इस पर लेकर राजनीति शुरू हो गई है और राजनीति कैसी है वो अब आपको अगली खबर में बताती हूँ। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। हमारी अगली खबर भी इसी ड्रग्स केस से ही जुड़ी हुई है और वो है एनसीपी के नेता और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में नवाब मलिक का चिट्ठी बम। जी हां, आज उन्होंने एक और दावा किया है और आरोपों में उन्होंने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़ को घेरा है। अब उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने इस चिट्ठी में दावा किया है कि 26 मामलों में एक सूची उन्होंने निकाली है, 26 मामलों में, जिसमें कि समीर वानखेड़ अपने साथियों के साथ मिलकर वसूली करते हैं। ये दावा नवाब मलिक ने एक चिट्ठी के जरिए किया है और इस चिट्ठी में फॉर्मर डीजी यानी कि जो मौजूदा दिल्ली पुलिस कमिश्नर है राकेश अस्थाना का भी नाम है। और इस चिट्ठी के जरिए ये दावा किया है नवाब मलिक ने कि बॉलीवुड एक्टर्स से वसूली करते थे। इसके अलावा एनसीबी नवाब मलिक ने यह भी कहा है कि ये सारी बातें उन्हें एनसीबी के एक ऑफिसर ने एक चिट्ठी में लिखी है और वही चिट्ठी नवाब मलिक ने एनसीबी के डीजी को भी भेज दी है। और इस चिट्ठी में कई और दावे हैं, एक एक करके मैं आपको बताती हूं कि जब से समीर वानखेड़ जोनल डायरेक्टर बने हैं वो फर्जी केस बना रहे हैं। इसके अलावा मलिक ने यह भी कहा है कि राकेश अस्थाना जब वो डीजी बने थे तो अपने मनपसंद ऑफिसर को उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के केस में एसआईटी का चीफ बनाया, उसके बाद उसको मुंबई भेजा, फिर समीर वानखेड़ को जोनल डायरेक्टर बना दिया गया। और ये दोनों अफसर जिन अफसर जो एसआईटी चीफ थे सुशांत सिंह राजपूत के केस में और समीर वानखेड़ ने मिलकर
बॉलीवुड के एक्टर्स को फर्जी ड्रग्स केस में फंसाना शुरू कर दिया। ये सारी बातें इस चिट्ठी में खुलकर आई हैं। इसके अलावा बॉलीवुड एक्टर्स पर कई केसेस दर्ज हुए हैं, जिसमें कई बॉलीवुड एक्टर्स के नाम हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण, करिश्मा प्रकाश, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान, भारती सिंह, रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती, अर्जुन रामपाल। ये सारे वो एक्टर्स हैं जिनको गलत ड्रग्स केस में फंसाया गया है, अकॉर्डिंग टू द लेटर विच हैज बीन रिलीज्ड बाय नवाब मलिक। और ये चिट्ठी नवाब मलिक को कैसे मिली है? ये एक एनसीबी के अधिकारी द्वारा मिली है, जो कि उन्होंने अब एनसीबी के डीजी को भेज दिया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो पूरी अवैध वसूली का जो काम था, ये एक वकील के जरिए होता था और ये वकील समीर वानखेड़े के दोस्त हैं। अब आपको ये भी बता दें, इसी चिट्ठी में नवाब मलिक का दावा है कि बॉलीवुड एक्टर्स को पकड़ने के बाद समीर इसी वकील को सारे एक्टर्स से कहते थे कि आप इन्हीं को वकील बनाओ ताकि इनसे वसूली हो सके। खबर और इसके अलावा भी जो दावा किया है, इसमें यह कहा गया है कि खबर में बने रहने के लिए झूठे केसेस बनाते थे समीर वानखेड़े। इसके लिए एक अलग से पूरी टीम तैयार कर दी जाती थी। कम मात्रा में ड्रग्स अगर बरामद भी होती थी तो उसे ज्यादा मात्रा में दिखाया जाता था ताकि लोगों को जमानत न मिल सके। और समीर वानखेड़े कुछ ड्रग पेडलर्स के संपर्क में भी थे ताकि उनके पास ड्रग्स रहें और गलत तरीके से बॉलीवुड एक्टर्स को फंसाया जा सके। ये तमाम दावे इस चिट्ठी में किए गए हैं। तो जो ये बड़े दावे हैं, इससे ये बिल्कुल साबित होता है कि किस तरीके से जो पूरा बॉलीवुड का जो किंगडम है वो किस तरीके से एनसीबी ने बिल्कुल हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। जब वो चाहे वो बॉलीवुड के एक्टर्स को फंसा सकती है, उगाही कर सकती है, यानी कि पैसा बनाने का जरिया किस तरीके से बॉलीवुड को निशाने पर रखकर और एनसीबी ये काम कर रही है। इस चीज को लेकर इसके पहले भी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में संजय राउत ने इस चीज को लेकर कहा है, शरद पवार ने कहा है, उद्धव ठाकरे ने कहा है। तो ये जो तमाम आरोप हैं ये बेबुनियाद तो नहीं हो सकते। और अब समीर वानखेड़े इसको लेकर सवालों के घेरे में आ गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब जब विजिलेंस की इंक्वायरी शुरू हो गई है, क्या समीर वानखेड़े इन आरोपों के बीच में अपने पद को बचा पाएंगे या फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा? ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन ये जो पूरी कहानी है, इससे आप सोच सकते हैं कि एक कितना घिनौना और गंदा गेम, यानी कि एक खेल चल रहा है। और ये खेल है राज्य सरकार बनाम केंद्र सरकार का, जिसके निशाने पर है समीर वानखेड़े, जिसके निशाने पर है शाहरुख खान, जो कि एक परफेक्ट बॉलीवुड फिल्म का प्लॉट है कि किस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी राज्य सरकार को घेरे में खड़ा करती है। और उसके जो प्यादे हैं वो है समीर वानखेड़े, जो जोनल डायरेक्टर हैं एनसीबी के, और दूसरा प्यादा है शाहरुख खान, क्योंकि वो एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं और आसानी से उनको शिकार बनाया जा सकता है। तो किस तरीके का एक खेल चल रहा है, पैसे की उगाही का पूरा एक खेल चल रहा है, यानी कि केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार बनाम शाहरुख खान। अब इस कहानी का अंत हम कहां देखेंगे? क्या आर्यन खान को बेल आसानी से मिलेगी? क्या समीर वानखेड़े इस्तीफा देंगे? ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन इस बीच में जो विश्वसनीयता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, वो उस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। और लोगों का जो विश्वास है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर से, वो ऐसा लग रहा है कि उठता जा रहा है। और इस विश्वास को एनसीबी वापस कैसे लाएगा, ये उसके लिए भी एक बहुत बड़ी एक टेस्ट की घड़ी है। और इस पर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर भी आर्यन खान के केस से ही जुड़ी हुई है। आज जब आर्यन खान के जमानत की जब सुनवाई चल रही थी, उसके कुछ घंटे पहले ही कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी। और ये फोटोज थी एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े और उनके जो भगौड़ा हुए जो इंडिपेंडेंट विटनेस हैं केपी गोसावी, जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। और इन तस्वीरों में देखा गया है कि गोसावी, समीर वानखेड़े अपनी पूरी टीम के साथ वो तैनात दिख रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये फोटो उस दिन का है जिस दिन इस पूरे ड्रग केस का पर्दाफाश किया गया था, यानी कि वो दिन जिस दिन आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। अब समीर वानखेड़े, मनीष भानुशाली उसमें नजर आ रहे हैं। मनीष भानुशाली वो बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जाते हैं, जिन्होंने एनसीबी को बताया था कि इस तरीके की पार्टीशिप पर होने वाली है। अब जो एनसीबी के जो विजिलेंस यूनिट के जो हेड हैं डीडीजी एनआर ज्ञानेश्वर सिंह, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अब एक इंक्वायरी इसके बेसिस पर इनिशिएट कर दिया है और वो सारे सबूतों को एनालाइज करेंगे
और जो विटनेस प्रभाकर सैल का जो रिपोर्ट आई है वो भी देखेंगे। और उसके बाद क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर भी कही गई हैं तो इसको लेकर अब एक इंक्वायरी इस पर बैठ गई है। लेकिन एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आया है केपी गोसावी और प्रभाकर सैल के बीच में, और इस व्हाट्सएप चैट में ये कहा गया है कि आप केपी गोसावी प्रभाकर सैल को क्या बोल रहे हैं ये सुनिए कि आप हैजाली जाइए, अपना काम खत्म करिए, उसके बाद घर आइए, घर का दरवाजा लॉक कर दीजिएगा और लॉक करने के बाद चाबी आप अंदर ही फेंक दीजिएगा खिड़की के जरिए। ये चैट्स अक्टूबर 3 यानी कि 3 अक्टूबर की ये चैट्स हैं। और सैल ने क्या कहा है, प्रभाकर सैल ने जो दोबारा कहा है कि उन्होंने सुना था कि किस तरीके से गोसावी और सैम डिसूजा के बीच में 25 करोड़ की उगाही की बातचीत हुई थी और उनसे 9 से 10 ब्लैंक पेपर्स पर साइन भी लिया गया था। तो एक तरीके से अब केपी गोसावी इस समय डरे हुए हैं, वो भागे हुए हैं मुंबई से, उनको डर है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और केपी गोसावी ने कहा है कि वो यूपी में सरेंडर करेंगे। और ये जो सारी फोटोज हैं ये वायरल हुई हैं पोर्ट्स की, जहां से जिस पोर्ट से इस पूरे केस का पर्दाफाश हुआ है। यानी कि कोई ना कोई कोइंसिडेंस जरूर नजर आ रहा है कि जिस तरीके से फोटोज वायरल हो रही हैं, इस फोटो से ये जरूर साबित होता है कि केपी गोसावी, मनीष भानुशाली, समीर वानखेड़ ये बिल्कुल एक्टिव थे उस दिन। मिली भगत से ही ऐसा लग रहा है कि पूरा ये काम हो रहा था। क्या गलत तरीके से आर्यन खान को फंसाने के लिए ये पूरी टीम वहां पर जमा थी? ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो फोटोज हैं, ये पूरा इसका सबूत है। और मनीष भानुशाली जो कि एक बीजेपी कार्यकर्ता है, वो समीर वानखेड़ के साथ वहां क्या कर रहे थे? केपी गोसावी जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, वो वहां पर क्या कर रहे थे? तो एक साजिश कहीं ना कहीं रची जा रही है आर्यन खान के खिलाफ। ये फोटोज इस बात को साबित करती हैं। लेकिन क्या ये फोटोज अब अदालत में एडमिसिबल होंगी? क्या आर्यन खान की बेल में ये मददगार साबित होंगी? ये पूरा केस अभी लंबा चलेगा। इसके बाद अगर बेल मिल भी गई तो ट्रायल होगा। इस ट्रायल में ये सारे सबूत कितने मददगार होंगे? जो व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं ये अब देखना होगा। लेकिन एक गंदा घिनौना गेम किस तरीके से एक केंद्रीय जांच एजेंसी रचती है किसी को फंसाने के लिए, और यहां तक कि जो आपकी जो सत्तारूढ़ पार्टी दल के लोग हैं उनका भी इस्तेमाल एनसीबी कर रही है, ये उसका एक प्रूफ है। तो क्या केंद्र सरकार इस बात को बताएगी कि एनसीबी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को क्यों इस्तेमाल कर रही थी? क्या उसने अपना काम बीजेपी को आउटसोर्स कर दिया है? क्या इसके तहत पॉलिटिकल एजेंडा को साधा जा रहा है? ये सारे बड़े सवाल सबके बीच में हैं। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर हमारी क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि के टूल किट केस मामले में है। आपको याद होगा कि 13 फरवरी को दिशा रवि को किस तरीके से अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट करने के बाद वो 10 दिन जेल में थी, जिसके बाद उन्हें बेल मिली। लेकिन उनके खिलाफ क्या क्या आरोप लगाए गए कि उन्होंने एक ऐसी टूल किट बनाई थी जिसे कि ग्रेटा थर्नबर्ग ने ट्वीट किया था, और इस टूल किट में 26 जनवरी की जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी वो रची गई थी। ये तमाम आरोप दिशा रवि को लगाए गए थे। उन पर सेडिशन का मामला दर्ज किया गया। उनको ये बताया गया कि जो खालिस्तानी ग्रुप है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, उसके साथ उनके संपर्क थे, उनके साथ उन्होंने जूम कॉल की थी। तो तमाम तरीके का प्रोपेगेंडा उस युवती यानी कि दिशा रवि के साथ किया गया। हालांकि उसे बेल मिल गई, लेकिन अब जो चीजें आई हैं वो और आपको चौंकाएंगी कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस काम करती है। दिल्ली पुलिस के काम करने का तरीका बिल्कुल बेबुनियादी है। बिना आधार के निराधार तरीके से वो लोगों को अरेस्ट करती है। अब क्या चीजें सामने आई हैं? ये बताया गया है कि गूगल और जूम को जो सवालों की एक लिस्ट भेजी गई थी, यहां दिल्ली पुलिस ने भेजा था, उन सवालों का जवाब न गूगल ने दिया है और ना ही जूम ने दिया है। और सूत्रों के हवाले से जो इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर आ रही है कि अब ऐसा लग रहा है कि पुलिस इसमें चार्जशीट फाइल नहीं करेगी। अब दिशा रवि को सेडिशन के मामले में एनमिटी प्रमोट करने के लिए और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे। लेकिन अब दिल्ली पुलिस क्योंकि सबूत नहीं है इसलिए चार्जशीट को फाइल नहीं करेगी, और एक ही विकल्प दिल्ली पुलिस के पास बचता है, वो है क्लोजर रिपोर्ट को फाइल करना, यानी कि क्लोज करेगी इस केस को। क्यों? क्योंकि दिशा रवि के पास के खिलाफ कोई सबूत दिल्ली पुलिस को नहीं मिला है। अब दिशा रवि के साथ साथ निकिता जेकब और जो इंजीनियर थे शांतनु, उनको भी इसमें अभियुक्त बनाया गया था कि उन्होंने किस तरीके से टूल किट को एडिट किया है। और दिल्ली पुलिस ने याद करिए अपने एफआईआर में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जो 26 जनवरी का जो पूरा हिंसा था वो प्री प्लान तरीके से किया गया था और वो भारत की प्रभुता और अखंडता पर हमला था। दिशा रवि ने कोलैबोरेट किया था प्रो खालिस्तानी ग्रुप जो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है उनके साथ,
और 8 महीने के बाद अब ये पता चल रहा है कि पूरी छानबीन के बाद कि कोई मामला ऐसा है ही नहीं। गूगल और जूम ने सवालों के जवाब देने से मना कर दिया है और अब केस को क्लोज किया जाएगा। यानी कि राजद्रोह का केस आपने एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट पर लगाया, जबकि आपके पास न कोई सबूत थे, न आपके पास कोई आधार था। गलत तरीके से केस को बनाया गया और उस केस को बनाया ही नहीं गया, पूरी सत्तारूढ़ दल ने एक बड़ा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया ताकि किसान आंदोलन को डिस्क्रेडिट किया जा सके, ताकि ग्रेटा थनबर्ग को डिस्क्रेडिट किया जा सके, क्लाइमेट एक्टिविस्ट को डिस्क्रेडिट किया जा सके। क्यों? क्योंकि वो किसानों का समर्थन कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि जो राजद्रोह का केस है उसका बुनियाद, उसका आधार कितना कमजोर होता है। इनफैक्ट कोई आधार होता ही नहीं है। और किस तरीके से दिल्ली पुलिस काम करती है, तो दिल्ली पुलिस ने सबूत न होने की वजह से अब वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो रही है। किस तरीके से आपने एक यंग लड़की का जो भविष्य है उसका भविष्य आपने नष्ट किया, किस तरीके से एक मीडिया ट्रायल किया। क्यों? क्योंकि वो मनगढ़ंत कहानियों के बेसिस पर आपने राजद्रोह का केस कर दिया। क्या दर्शाता है कि पुलिस हमारी कितनी इनकॉम्पिटेंट है, कितनी इनएफिशिएंट पुलिस है, बायस्ड है और कॉम्प्रोमाइज्ड है। यानी कि किस तरीके से सरकार के साथ पुलिस समझौता करके और लोगों को गलत केसों में फंसाती है। और मीडिया की भी जिम्मेदारी क्या है? आज ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इसमें मीडिया की जवाबदेही नहीं बनती? आप हर दिन बड़ा बड़ा कार्यक्रम करते थे, प्राइम टाइम में डिस्कशंस होते थे और उस लड़की को गलत तरीके से पेश किया जाता था, गलत केसेस के तहत उसको फंसाया जाता था। आज क्या वो मीडिया चैनल्स और क्या दिल्ली पुलिस आज दिशा रवि से माफी मांगेगी? वो 10 दिनों का जो मानसिक तनाव था, उस मानसिक तनाव से जो वो लड़की गुजरी थी, आज उसके लिए कौन जवाबदेह है? क्या केंद्र सरकार जवाब देगा, दिल्ली पुलिस जवाब देगी, या वो मीडिया चैनल्स आज दिशा रवि से माफी मांगेंगे कि उनसे गलती हुई थी? अगर आज क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रही है दिल्ली पुलिस, तो आपने गलत केस में दिशा रवि को क्यों फंसाया? ये आज सारे बड़े सवाल हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे इसमें बहुत डाउट है। इस पर आपका फीडबैक मुझे चाहिए। मैं आगे चलती हूँ हमारी आखिरी खबर की ओर, और आप देख रहे हैं कि लगातार किस तरीके से जो कॉर्पोरेट्स हैं उन पर दबाव बनाया जाता है। जैसे ही उनका कोई एड आ जाता है, तो एड्स अगर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो तुरंत कोई ना कोई ऐसा पैरोकार खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से कॉर्पोरेट सरेंडर कर देते हैं, और सरेंडर करने के बाद वो एड्स को विड्रॉ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर उसको लेकर एक बड़ा बैकलैश खड़ा हो जाता है, एक बड़ा विद्रोह एक तरीके से सोशल मीडिया पर हो जाता है। अभी आपने देखा था कि हाल में डाबर इंडिया का एक विज्ञापन सामने आया था जिसमें कि समलैंगिक कपल करवा चौथ मनाते हुए दिखती हैं। इसमें 2 युवतियां हैं जो कि एक दूसरे को जो डाबर की जो फेम ब्लीच है वो लगा रही हैं। उसके अलावा वो एक दूसरे को छलनी में देखती हैं। करवा चौथ क्योंकि अभी हाल में ही करवा चौथ था, उसके कुछ वीक्स पहले ही इस एड कैंपेन को लॉन्च किया गया, और उसमें जो फेम करवा चौथ कैंपेन है उसको लेकर ये विज्ञापन दिखाया गया। और इस विज्ञापन में ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने इस पर आपत्ति जताई। उसके बाद जो मध्य प्रदेश के जो होम मिनिस्टर हैं यानी कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने ट्वीट किया कि ये बहुत ही आपत्तिजनक है जो लेस्बियन विज्ञापन है, और उन्होंने डीजीपी को निर्देश भी दे दिए हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसमें हिंदू त्योहार का सहारा क्यों लिया गया। ये सारी प्रॉब्लम्स होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा को थी, जिसके बाद डाबर इंडिया ने उस विज्ञापन को विड्रॉ कर लिया है और उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स से इसको हटा दिया है, और उन्होंने कहा है कि अनजाने में लोगों की जो भावनाएं आहत हुई हैं, अब वो बिना शर्त इसके लिए माफी मांगते हैं। ये डाबर इंडिया का ही सवाल नहीं है। अभी हाल में आपने देखा था किस तरीके से फैब इंडिया का जो जश्न रिवाज का जो अपैरल था उसको लेकर भी तमाम शोर मचा। पिछले साल आपने देखा था कि किस तरीके से इस तरीके के जो सोशल मीडिया पर इस तरीके की हिंदू भावनाओं को जो ठेस पहुंचती हैं, तमाम कॉर्पोरेट्स के ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर एड्स को विड्रॉ कर लिया गया। तो संडे को यानी कि रविवार के दिन डाबर ने अपने एक सोशल मीडिया पर दिए हुए एक स्टेटमेंट में ये भी कहा कि जो डाबर इंडिया जो फेम एक ब्रांड के रूप में है, विविधता, समावेश और समानता के लिए हम प्रयास करते हैं और हम अपने संगठन और समुदायों में इन मूल्यों का गर्व से समर्थन करते हैं। हमारे अभियान यही दर्शाते हैं और हमारा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, और इसीलिए बिना शर्त
हम इस कैंपेन को वापस लेते हैं। इसको लेकर तमाम लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। रीमा कांति एक फिल्म मेकर हैं, हंसल मेहता, उन्होंने भी ये कहा कि आप इस बॉयकॉट कैंपेन को, इसको समर्थन मत करिए। और तमाम लोगों ने इसको लेकर विद्रोह भी किया इसको लेकर और कहा कि पहली बात तो फेयरनेस का प्रचार आप क्यों कर रहे हैं, और फिर दूसरा कि आप ये जो लेस्बियंस हैं आप उनको करवा चौथ मनाते हुए कैसे दिखा सकते हैं। तो एक जो लिबरल सोच है, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कहीं ना कहीं इसको लेकर एक इस पर बड़ा हमला है। और इस पर हमला करने वाले कौन लोग हैं? जिनका इस क्रिएटिविटी से कोई संबंध नहीं है और वो केवल हिंदू मेजॉरिटेरियन एजेंडा को साधने के लिए, उसको पूरा करने के लिए वो फिल्म मेकर्स पर, एड एजेंसीज पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और डाबर इंडिया पे भी बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़ा किया है कि उन्होंने एक स्टैंड क्यों नहीं लिया, उन्होंने काउ डाउन क्यों किया, सरेंडर क्यों किया। अब सरेंडर क्यों किया? क्योंकि उनका बिजनेस इंटरेस्ट था, वो चाहते थे कि बिना किसी विवाद में पड़े और वो अपना उनका बिजनेस आराम से चलता रहे। तो हिंदू जो आउटफिट्स हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, उनके साथ इस समय कोई भी कॉरपोरेट पंगा नहीं लेना चाहता, चाहे वो फैब इंडिया हो, चाहे फिर वो डाबर इंडिया हो, फिर टाइटन क्यों ना हो। पिछले साल आपने देखा था कि टाइटन भी विवाद में था। तो ये तमाम जो कॉरपोरेट्स हैं वो इन हिंदू फ्रिंज एलिमेंट्स के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, सरेंडर कर दिया है। तो आप इसे क्या कहेंगे? ये सेंसरशिप नहीं, ये इमरजेंसी नहीं, तो और इसे आप क्या कहेंगे? और कब तक ऐसी कॉरपोरेट्स घुटने टेकती रहेंगी? क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस सफर करेगा, इसीलिए वो अपने एड्स को विड्रॉ भी कर लेती हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लिबरल स्पिरिट, आप कहते हैं कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो अदराइजेशन है, आप वो मत करिए सोसाइटी का, इसलिए जो समलैंगिक लोग हैं आप उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आइए, संविधान में भी इसकी जगह है। तो कहाँ गई ये सारी बातें? क्या हिंदू मेजॉरिटेरियन एजेंडा क्या इसी तरह से पूरा होता रहेगा कि आप कॉरपोरेट्स पर दबाव बनाइए, कॉरपोरेट्स को फोर्स कर दीजिए कि वो आपके आगे घुटने टेक दे ताकि आपका ही बोलबाला रहे? तो ये सारे सवाल इस समय दर्शाते हैं कि हमारा जो समाज है वो किस तरफ आगे बढ़ रहा है, सेंसरशिप की तरफ बढ़ रहा है, आप लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के रूप में हमारा समाज उसी ओर जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? फीडबैक दीजिएगा। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।